हेलो बच्चों, माई सेल्फ डीपी सिंह, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। तो बच्चों, आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में स्कोर कैसे बढ़ाया जाए। ऐसे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका स्कोर फिजिक्स में नहीं इंप्रूव हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि किन बातों का ध्यान रखना है और फिजिक्स में स्कोर कैसे इंप्रूव किया जाए। तो बच्चों, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि एग्जाम देने का तरीका। जब भी आप कोई भी टेस्ट दो, भले वो प्रैक्टिस टेस्ट हो या नीट का एग्जाम हो, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि एग्जाम को कैसे देना है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जब ये बात आपके दिमाग में रहेगी तो आप सिली मिस्टेक से बच जाओगे। तो आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। और अभी जैसे कि प्रैक्टिस का दौर चल रहा है, भले ही वो टेस्ट हो या फिर घर पे प्रैक्टिस हो, PYQ की प्रैक्टिस हो, तो ये दौर है प्रैक्टिस का। और इस दौर में यदि आपने मेरे बताए हुए जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो कर लिया, उनके तरीके से काम कर लिया, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा और 140 प्लस तक फिजिक्स में कम से कम स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप फिजिक्स को अटेम्प्ट करो तो आप सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश मत करो। आप सरसरी नज़र से उन क्वेश्चंस को देखो जो आपने करे हुए हैं। भले ही डाटा चेंज हो, लेकिन अगर आपने एक बार उस तरह के क्वेश्चंस करे हुए हैं तो आसानी से आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो सबसे पहले सरसरी नज़र से उन क्वेश्चंस को देखना है, सिलेक्ट करना है जिनको आपने करा है। भले ही एक बार किया हो, 2 बार किया हो, 4 बार किया हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करो जिनको आपने करा हुआ है। ठीक है, तो सरसरी नज़र से सिलेक्शन करो क्वेश्चंस का। आप 30 से 35 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 140 तक स्कोर कैसे करें। भाई जो अच्छे बच्चे होते हैं वो 150 प्लस 160 प्लस तो स्कोर करते ही है, उनके लिए अलग क्राइटेरिया होता है, तो हम बाद में करेंगे। पहले हम एवरेज जो क्राउड है, एवरेज जो स्टफ है, उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या करना है, क्वेश्चन का सिलेक्शन। तो आप ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो एक ही बार पढ़ने में सॉल्व हो जाए, जो आपके देखे हुए हैं उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन करो। वो कितना होना चाहिए, 30 से 35 क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, बाकी जो कठिन टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपने देखे नहीं है, उन्हें लास्ट के लिए छोड़ के रखना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपको उतने ही टाइम में 30 से 35 क्वेश्चंस करने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर रहेगा। अदरवाइज होता क्या है कि आप लगातार 1 नंबर से शुरू करते हैं और 50 नंबर तक जाते हैं। मतलब क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया और 50 तक आप कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। ये रॉन्ग मेथड है, ऐसे कभी एग्जाम को नहीं दिया जाता है। खासतौर से फिजिक्स में ये तरीका सबसे गलत होता है। ठीक है, क्योंकि हमें फिजिक्स कठिन लगती है, जो कि है नहीं वास्तव में। क्योंकि दैनिक जीवन में जो चीज़ें यूज हो रही है उनको यदि दिमाग में रख के थोड़ा फिजिक्स को समझोगे तो आप रिलेट कर पाओगे और चीज़ों को बेहतर कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन करने की जो आदत है उसे इमीडिएट छोड़ना है। और करना क्या है, आप 30 से 35 क्वेश्चन सेलेक्ट करो और फिर जो सेलेक्ट करे क्वेश्चन है उनको करो। अच्छा, 1 से लेके 50 तक क्यों नहीं करना है? जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आया डायमेंशन का, मैंने कर दिया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। दूसरा आया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया, मान लो फ्रिंज विड्थ का क्वेश्चन आ गया, YDSE में जो फ्रिंज विड्थ होती है, d λ/d, उसका क्वेश्चन आ गया, तो डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया, कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो कठिन आ गया। मान लो मैग्नेटिक फील्ड का आ गया कि चार्ज पार्टिकल जा रहा है, उसका वेलोसिटी का वेक्टर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिए और कोऑर्डिनेट पूछे। कल ही मेरे पास एक बच्चा सवाल लेके आया, तो अच्छा सवाल था, विजुअलाइजेशन अच्छा है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो कठिन सवाल आ जाते हैं इनको बाद के लिए छोड़ा जाता है। इसलिए मैंने सबसे पहले क्वेश्चन के सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखा है कि जिससे इस तरह के सवाल आपके हट जाए। होता क्या है, आप जब कठिन क्वेश्चन को करोगे तो आपके 10 मिनट भी लग जाते हैं, 15 मिनट भी लग जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन का आंसर आ ही जाए। विजुअलाइजेशन आप सही से नहीं कर पाते हो, तो ये 15 मिनट या 10 मिनट जो चला गया, उतने में आगे के सरल सवाल हो सकते थे। 15 नहीं तो 10 सवाल आप सही से कर सकते थे। तो उससे कॉन्फिडेंस आपका बहुत अप रहता है और ज़्यादा सवाल करने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि ये जो कठिन सवाल था 3rd नंबर का, इसको करा आपने, ये सवाल सही भी हो गया, तब भी उसका नुकसान है क्योंकि आपने 15 मिनट दे दिए, जो कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखना है। इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन का सिलेक्शन करो और इसके बाद वही क्वेश्चंस करो जो आपने सेलेक्ट करे हुए हैं। ठीक है, हो जाते हैं बढ़िया है, नहीं हो जाते सेकंड राउंड में करो। इसके बाद यदि आपके पास समय बचता है तो फिर आपको कठिन क्वेश्चन को करना है। अदरवाइज 30 से 35 क्वेश्चन एक एवरेज स्कोर होता है सिलेक्शन के लिए। तो इतने सवाल करके भी आप नीट में अच्छी रैंक ला सकते हो, क्योंकि बाकी स्कोर आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री से कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पहला पॉइंट था कि क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, 30 से 35 सवाल।
कठिन क्वेश्चन को छूना भी नहीं है, उन्हें लास्ट के लिए रखना है, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने क्लास में क्वेश्चंस करे हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो हम बिना पढ़े ही आंसर टिक कर देते हैं, बिना पढ़े ही आंसर टिक कर देते हैं। जैसे कि कल मेरे पास एक बच्चा सवाल लेके आया और उसमें दिया क्या गया था कि जब सेल यानी बैटरी को हम लगाते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, ठीक है, तो करंट का फ्लो होता है। अब दो कंडीशन होती है इसमें, एक तो बैटरी की चार्जिंग वाली कंडीशन और एक डिस्चार्जिंग कंडीशन। चार्जिंग वाली कंडीशन में करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन में करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। मतलब चार्जिंग में क्या होगा, बैटरी के पॉजिटिव में करंट जाएगा और डिस्चार्जिंग में बैटरी के पॉजिटिव से करंट जाएगा। तो बोला क्या गया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बैटरी के एंड्स पर, उसका ग्राफ बनाना था करंट के साथ। अब इसमें सिंपल सा सवाल है एकदम, कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। V बराबर क्या होता है, E माइनस आई आर जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, और V बराबर होता है E प्लस आई आर जब बैटरी चार्ज हो रही होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो गलती हो सकती है वो ये है कि आप बिना पढ़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो और मान लो कि डिस्चार्जिंग हो रही है, क्योंकि हमेशा, ठीक है, यही एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट होके आता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो V बराबर क्या, E प्लस आई आर, और आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना दी और पोटेंशियल करंट के साथ घटा दिया, है ना। तो पोटेंशियल और करंट का आपने ग्राफ बनाया और उसमें दो संभावनाएं हैं, एक तो चार्जिंग वाली और एक डिस्चार्जिंग वाली। तो आपने क्या करा, आपने क्वेश्चन को बिना पढ़े ही डिस्चार्जिंग कंडीशन का ग्राफ बना दिया, टिक कर दिया, जबकि दोनों ऑप्शन में थे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, उसमें गिवन क्या क्या है ये देखना है, उसमें फाइंड क्या करना है वो देखना है, साथ ही साथ आपको रिकॉल करना है कि ये जो फाइंड करना है ये किस फॉर्मूले में है, क्या सर ने इस टाइप का न्यूमेरिकल हमें कभी कराया था। इस तरीके से आपकी जो सिली मिस्टेक के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। इसी को सिली मिस्टेक होते हैं कि आपने बिना क्वेश्चन पढ़े टिक कर दिया, जल्दबाजी में बेहतर कैलकुलेशन नहीं की, जितना क्वेश्चन करने में टाइम देना चाहिए था उतना टाइम आपने नहीं दिया, और जल्दबाजी के चक्कर में जो प्लस माइनस पावर का होता है, पॉइंट का जो आंसर में डिफरेंस आता है, इस तरीके की जो गलतियां होती हैं वो सिली मिस्टेक्स होती है। पावर की गलती हो सकती है, आपने जल्दबाजी में +2 की जगह -2 पावर वाला ऑप्शन टिक कर दिया, आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो कैलकुलेशन करने में एक एक स्टेप बारीकी से एनालाइज करो, एक एक स्टेप करो, जल्दबाजी मत करो। जितना टाइम देना है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है तो उसको प्रॉपर 1 मिनट दो और अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके आंसर निकालो। ऐसा करोगे तो यदि आपका प्रोसेस सही होगा तो आंसर अवेलेबल होगा, और यदि प्रोसेस गलत होगा तो आंसर अवेलेबल नहीं होगा, मतलब सिली मिस्टेक होने का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन से बारीकी से पढ़ना है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, गलती नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, और फिर आंसर टिक करना है। रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, आंसर नहीं आया तो टिक नहीं करना है, लालची मत बनो। ठीक है, तो पहला 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट है क्वेश्चन का सिलेक्शन, 30 से 35 सवाल सिलेक्ट करो। दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ो, गलती नहीं होगी, सिली मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तीसरा सवाल ये है, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जब एग्जाम दे रहे होते हो तो आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है। आपको ये सोचना है कि हम इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। आपके दिमाग में दुनिया भर के ख्याल आएंगे, दुनिया भर की बातें आएंगी, जैसे कि हमारी रैंक क्या आएगी, अरे यार अभी 10 मिनट इस क्वेश्चन में लग गए तो आगे के सवाल बहुत पड़े हुए हैं, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। नेगेटिव फैक्टर आएंगे, कई सारे जो बच्चे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं उनके दिमाग में पॉजिटिव फैक्टर चलने लगते हैं। तो अपनी मेंटलिटी, मतलब अपना जो मेंटल लेवल है उसको स्वच्छ रखना है। स्वच्छ कैसे रखोगे कि आपको एग्जाम देते समय सिर्फ यही सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे सही क्वेश्चन करें। ना तो रिजल्ट के बारे में सोचना है, ना ही किसी नेगेटिव फैक्टर के बारे में सोचना है। अगर आप प्रोसेस बेहतर करोगे, आप अपना काम ईमानदारी से करोगे तो आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। और यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय या एग्जाम देते समय अलग डायरेक्शन में चले जाते हो, फिल्मी दुनिया में चले जाते हो, आपके दिमाग में एक अलग ही फिल्म चलने लगती है, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ेगा और आपकी एक्यूरेसी बिगड़ेगी, साथ ही साथ आपका जो स्कोर है वो भी खराब होगा। तो आप जितने स्कोर लायक हैं, जितना आपने मेहनत की हुई है, उसके लिए जो स्कोर होगा उससे कम स्कोर आएगा। और यदि आप नेगेटिव चीज़ों को साथ में नहीं रखेंगे, फिल्म आपके दिमाग में नहीं चलेगी, तो आपने जिस हिसाब की मेहनत करी होगी उससे बेहतर रिजल्ट आप दे पाओगे। ठीक है ना। तो बच्चों ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि फिल्म नहीं चलनी चाहिए, प्रॉपर्ली क्वेश्चन को पढ़ो और सिर्फ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में सोचो, अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव करो, प्रोसेस पर ध्यान दो। ठीक है, और ये काम आपको जब एग्जाम सेंटर में नहीं होते हो
और जब खाली प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस समय भी ये बात याद रखनी है, जब स्टडी कर रहे होते हो उस समय भी ये बात याद रखनी है कि हमारे दिमाग में कोई अलग से फिल्म नहीं चलनी चाहिए। जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वही चीज़ें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। उसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड इधर उधर चीज़ें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो तो फिजिक्स के बारे में सोचना चाहिए, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन के टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम देते समय आपको अदर फैक्टर दिमाग में नहीं लाना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। यदि आपकी प्रोसेस में दम होगा, यदि आपकी मेहनत में दम होगा, तो आपका स्कोर डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। और अगला जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो ये है कि आपको प्रैक्टिस के दौरान, घर पर जब प्रैक्टिस करते हो टेस्ट की तैयारी करने के लिए, भले ही वो नीट का एग्जाम हो, तो उस दौरान फार्मूला सीट तैयार करनी है। किन चीज़ों का यूज करना है? फार्मूला सीट तैयार करो, ठीक है। सारे चैप्टर के फार्मूला सीट आपके शॉर्ट नोट तैयार होना चाहिए। जब प्रैक्टिस करो जिस चैप्टर की, तो फार्मूला सीट साथ में रखो और आप सवाल पढ़ो, क्या क्या दिया है, क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है, और इसके लिए कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा। तो आप इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो, डेफिनेटली आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। आपका स्कोर 140 प्लस से ज़्यादा ही आएगा, 140 से ज़्यादा आने की संभावनाएं ज़्यादा है। इन चीज़ों को आप अप्लाई करो, डेफिनेटली आपका फिजिक्स में स्कोर इंप्रूव होगा। तो बच्चों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि कामयाब लोग, ठीक है, अपने फैसले से दुनिया बदलते हैं, लेकिन नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते हैं। तो बच्चों, अपने फैसले कभी नहीं बदलना, डटे रहना, आखिरी सांस तक लड़ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।